अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की पॉडकास्ट सर्विस से मैं आपकी मेज़बान साहिदा सुहेल आपके साथ। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान अपनी पॉडकास्ट सर्विस में मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले कामयाब लोगों को लेकर आता है। उनकी कामयाबी के पीछे कितनी स्ट्रगल होती है, कितनी मेहनत होती है, वो इस लेवल तक पहुँचते हैं, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। और उनकी स्ट्रगल और मेहनत आप तक इसलिए पहुंचाते हैं, उनको लेकर आते हैं ताकि आपकी मोटिवेशन हो। आप भी अगर ज़िंदगी के अपने ख्वाब पूरा करना चाहते हैं तो उसमें जो भी मुश्किलात आपको आती हैं, आप उनसे पीछे ना हटें। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। आजकल सेहत के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं क्योंकि मौसम सर्द है और सर्द मौसम में, बदलते मौसम में जिस तरह से मौसम बदलता है इसी तरह इंसान की सेहत पर भी उसका बहुत फ़र्क पड़ता है, असर पड़ता है। तो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, डेंगू एक ख़ास मौसम में आ जाता है। उसके बारे में आज हम अपने मेहमान शख्सियत जिनको हमने अपने यहाँ पे मदऊ किया है, उनसे हम बातचीत करेंगे। वो एक प्राइवेट लैब जो है उसे रन करते हैं, मुख्तलिफ़ टेस्ट वहाँ पर होते हैं। कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी अवेयरनेस हम अपने हाज़रीन को दें ताकि अगर कोई उनको सेहत के हवाले से मसला आता है तो वो उसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर कोई भी मसला होता है। डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा, उसके रिलेटेड टेस्ट अवेलेबल हैं, उन टेस्टों पर आप जाइए क्योंकि जब टेस्ट के बाद डायग्नोस बनती है तभी आप उस बीमारी की प्रॉपर तरीके से उसका इलाज कर सकते हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है आसिफ इकबाल साहब जो एक प्राइवेट लैब रन करते हैं, उनके सीईओ हैं और हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं। आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगी, उनके बारे में जानने के लिए उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आसिफ साहब आप? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। बहुत शुक्रिया। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने अपने वक्त में से वक्त निकाला हमारे लिए और यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें यकीनन आपकी बातों से और हमारे हाज़रीन को भी आपकी बातों से फ़ायदा होगा। हम जानने की कोशिश करेंगे सेहत के हवाले से क्योंकि सेहत जो है ना इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू इस हवाले से है कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। लोग ज़रा सा नज़ला ज़ुकाम खांसी होती है, बुखार होता है तो सेल्फ़ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। मैंने कोई दवाई खाई, मैंने आगे बता दिया कि आप ये खाएँ, आप ठीक हो जाएँगे, जबकि ऐसा नहीं होता। मेडिकल स्टोर पे भी जाके हम अपनी साइन सिम्पटम बताते हैं, नज़ला हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, चोट लग गई है, बुखार हो रहा है, गले में तकलीफ़ है, वो हमें कोई ना कोई मेडिसिन दे देते हैं। जबकि मैं समझती हूँ कि हर इंसान की केमिस्ट्री मुख्तलिफ है। उसके हवाले से हो सकता है उस दवाई ने मुझे फ़ायदा दिया हो, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं देगी। उसके अलावा साइन सिम्पटम्स के अलावा भी जब हम कोई मेडिसिन खाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। हो सकता है वो बीमारी ठीक हो जाए लेकिन और बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर जाए। तो यही जानने की कोशिश करते हैं। आसिफ साहब एक आप प्राइवेट लैब रन करते हैं और मुख्तलिफ़ टेस्ट होते हैं, तो आप थोड़ा-सा हमें बताएँगे कि आपके पास जो पेशेंट आते हैं तो कभी ऐसा मौका आया कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर उन्होंने आपसे एडवाइस ली हो कि हमें बता दें कौन कौन से टेस्ट हम कर सकते हैं? देखिए यूजुअली तो होता यही है कि हम प्रिस्क्रिप्शन के बगैर तो टेस्ट परफॉर्म करते ही नहीं हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है, जब तक डॉक्टर एडवाइस नहीं करता तब तक तो टेस्ट परफॉर्म हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमें डॉक्टर जो है वो उसके पास अब पेशेंट जाएगा तो ही पता चलेगा कि उसको क्या इशू है और किस चीज़ के हवाले से वो टेस्ट करवाना चाहते हैं। जी। तो ये तो नहीं हो सकता कि सारे के सारे जिस्म में उनके प्रॉब्लम्स हों, तो मखसूस हालात में मखसूस टेस्ट ही डॉक्टर साहब एडवाइस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हम लोग उनसे पेशेंट से यही कहते हैं कि आप लोग अपने डॉक्टर किसी को दिखाएं, स्पेशलिस्ट को, और उनसे एडवाइस करवाएं। जो टेस्ट डॉक्टर एडवाइस करता है हम वो बखुशी करते हैं। बाकी कुछ लोग पेशेंट ऐसे आते हैं जो हमें कहते हैं, जो रूटीन चेकअप के लिए आते हैं, जो चाहते हैं कि वो क्वार्टरली या फिर 6 मंथली या बाई एनुअल लोग आते हैं कि हमने रूटीन चेकअप अपने चेक करवाना है कि क्या हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक है, हम जिस्मानी तौर पे सेहतमंद हैं कि नहीं हैं। तो ऐसी सूरत में हमने एक डिटेल मेडिकल चेकअप, जो मुकम्मल जिस्मानी टेस्ट इसमें आ जाते हैं, वो हम परफॉर्म करवाते हैं। अच्छा, रूटीन में ज़ाहिर है आप एक लैब चला रहे हैं तो उसमें ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि बहुत कॉमन सी कुछ बीमारियां हैं। हेपेटाइटिस बहुत फैला हुआ है, कोविड आपको पता है कुछ
2 साल पीछे चले जाएं तो कोविड था। इसी तरह डेंगू का एक सीज़न आता है कि उसमें बुखार हो गया, प्लेटलेट्स कम हो गए। ये एक टेक्निकल लैंग्वेज है जो हर आदमी नहीं समझ सकता। उसमें उनकी टीएलसी कम हो जाती है। वो आते हैं, बुखार है, 3-4 दिन से नज़ला ज़ुकाम खांसी है और जिस्म में दर्द हो रहा है, जिस्म पे निशान हो रहे हैं, उल्टियाँ आ रही हैं, चक्कर आ रहे हैं, इस तरह के साइन सिम्टम के साथ आते हैं। तो डेंगू के टेस्ट ये तो है कि हम उसको बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं कर सकते, लेकिन सम टाइम वो कहते हैं कि जी आप हमारा टेस्ट कर दें, हम अभी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते। आपके ख्याल में बेसिक कौन सा टेस्ट है जो फौरी तौर पर आप उन्हें कह दें कि आप ये करवा लें, हो सकता है उनकी अलामत के अकॉर्डिंगली वो चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद हो? जी, इसके लिए बेसिकली तो हम सबसे पहले जो इस टाइप के पेशेंट हैं जिनको डेंगू की सिम्टम्स होती हैं, तो उनके लिए तो हम एडवाइस करते हैं सीबीसी। जी, लेकिन फिर पहली बात ये है कि जैसे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने भी ये सब लोगों को एडवाइस किया हुआ है कि आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के डेंगू के टेस्ट भी ना करें। जी, तो डेंगू तो नहीं करते, लेकिन ये है कि रूटीन सीबीसी अगर कोई पेशेंट चाहे कि हमने सिर्फ सिम्टम्स देखनी है और अभी डॉक्टर को चेकअप नहीं करवाना है, तो रूटीन सीबीसी का एक टेस्ट ऐसा है जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है। इसमें एक कुछ टेस्ट हैं जिनसे ना पता चल जाता है, जी, जैसे टीएलसी है, जैसे प्लेटलेट काउंट है। वो हम्म, एक टर्म है जो मेडिकल टर्म है, हम्म, वो पेशेंट तो ज़्यादा नहीं समझ पा सकते, right, लेकिन ये है कि डॉक्टर्स को उसका आइडिया होता है। तो आइडिया, अगर सीबीसी सिंपल अगर वो करवा लें, जी, तो सीबीसी से काफ़ी, और डॉक्टर को दिखाएं, सीबीसी करवाने के बाद डॉक्टर को दिखाएं। और बाज़ बात ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर जो बीमारी की सिम्टम्स हैं वो एक जैसी ही हों, या किसी एक बीमारी में टीएलसी मुख्तलिफ बीमारियों में कम हो सकती है, ठीक है, प्लेटलेट भी मुख्तलिफ बीमारियों में कम हो सकते हैं। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डेंगू में ही प्लेटलेट कम होते जी, हैं जी। या टीएलसी कम होती है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि किसी एक बीमारी में ये चीज़ कम नहीं होती। मलेरिया समटाइम ऐसा होता है, मलेरिया बुखार हो रहा है और अब कहने को हम कहते हैं जी मलेरिया हो गया हमें, तो उसके साइन सिम्पटम्स पेशेंट आके बताता है, वो बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि हमें डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए और डॉक्टर की एडवाइस से ही हमें टेस्ट करवाने चाहिए। लेकिन इस वक्त हमारा मकसद सिर्फ ये है कि थोड़ी-सी अवेयरनेस हमारे हाज़रीन को हो कि अगर इस तरह की कोई बात हो रही है और आप डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है, आप डॉक्टर के पास जा भी नहीं सकते। सपोज़ गाँव में आप चले जाएँ, शहरों की बात तो मैं नहीं करूँगी, शहरों में बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस है, लेकिन गाँव हमारे अब भी ऐसे हैं कि जहाँ पे उन लोगों को नहीं पता होता कि कौन से टेस्ट करवाने हैं, क्या करवाना है। वो बेचारे वहाँ से आते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, अगर उनको डॉक्टर नहीं मिलता, तो वो लैब में आ जाते हैं। उन्हें ये तो पता होता है कि हम जाके कोई टेस्ट करवा लें, तो कोई ना कोई चीज़ तो निकल ही आएगी। तो मलेरिया बुखार के लिए भी कोई टेस्ट ऐसा है कि जो अवेलेबल हो और कोई आके पेशेंट उसके साइन सिम्टम के, उसे सर्दी लग रही है, बुखार हो रहा है, जैसा कि कहा ना आपने अभी कहा कि मुख्तलिफ बीमारियों में मुख्तलिफ साइन सिम्टम्स, लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो सारी चीज़ों में कॉमन होते हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया, टाइफाइड बुखार हो गया, डेंगू है, कोविड है, इन सारों के साइन सिम्टम कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं। तो उसके लिए आप एक कॉमनली क्या कहेंगे कि आते हैं तो आप ये टेस्ट करवा लीजिए? देखिए, मैं बार-बार यही कहूँगा कि हम लोग इनकरेज नहीं करते कि कोई बंदा सेल्फ एडवाइस करे कि जी, हमें ये टेस्ट करवाने हैं, जी, ठीक जी, है? बहुत मजबूरी है तो रूटीन टेस्ट वो भी सीबीसी से ही पता चल जाता है। और मलेरिया का एक स्पेसिफिक मलेरिया का टेस्ट होता है जिससे मलेरियन पैरासाइट्स होते हैं। वो जी, टेस्ट आप आईसीटी पे डिवाइसेस पे अवेलेबल, या फिर मुस्लिम डॉक्टर जो होते हैं जो वो स्लाइड्स पे जी, जी, बना के जो है ब्लड की फ़िल्म बना के, स्लाइड बना के उसके ऊपर देखते हैं। तो फिर हम यही कहेंगे कि हम लोग तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते जी, और जी, कि कोई आदमी भी सेल्फ आके कहे कि मुझे ये टेस्ट, ये मुझे सिम्टम्स है, मुझे ये टेस्ट करवाना है। तो जैसे आपने रूटीन में स्टार्ट में कहा कि जब आपने इंट्रो दिया तो उसमें आपने बताया कि हमें बुखार होता है, ज़ुकाम होता है, हम लोग मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, मेडिकल स्टोर वाले को कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये सिम्टम्स हैं, तो आप हमें दवाई दे दें। जी, तो वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक आपको देते हैं। देखें, अब आपके फ्यूचर में जो इस वक्त जी, हमें सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है और आएगा भी और जी, आने वाला भी है, जी, वो एएमआर का चैलेंज है। जी, इसमें हमारी बॉडी एएमआर में रेजिस्टेंट हो जाती है मुख्तलिफ बैक्टीरिया के थ्रू, जी, उसके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंट हो जाती है। ये इसकी वजह से आपके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक असर करना बंद कर देता है, और ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है जो मुस्तकबिल में हमारे ऊपर आने वाला है। तो ये सेल्फ मेडिकेशन की वजह से ही है। तो बिल्कुल सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ये आज की बात नहीं है, ये आपके फ्यूचर की है, फ्यूचर में आपकी नस्लों की बात है। अगर हमारी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट,
तो फिर हमारे ऊपर तो कोई चीज़ असर ही नहीं करेगी, जी। फिर तो हम ठीक नहीं हो पाएँगे। जी, जी। तो इसलिए बेहतर ये है कि डॉक्टर जितने दिन की एडवाइस करे उतने दिन की आपने एंटीबायोटिक खानी है, और जो एंटीबायोटिक आपको एडवाइस करते हैं आपने वही खानी है, कोई और दूसरी एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करनी है। ये एक जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जी, अच्छा अच्छा आसिफ साहब, अब हमें ये बताइए कि लेबॉर्ट्री में कुछ आते हैं, पेशेंट आए, अक्सर हम लोग ये देख रहे होते हैं, आपने भी इस बात पे नोटिस किया होगा कि एक लेबॉर्ट्री के पास जाते हैं, वहाँ सपोज़ शुगर का टेस्ट करवाया, उन्होंने कहा जी हमने 300 रुपये लेने। उन्होंने वहाँ से दूसरी जगह गए, उन्होंने कहा 500 रुपये। इसी तरह किसी और जगह गए तो मुख्तलिफ़ टेस्टों की वेरिएशन आती है इसमें कि आप कितने पैसे लेते हैं। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड है, कोई 300 रुपये में कर रहा है, कोई 1000 में कर रहा है, कोई 1500 रुपये में कर रहा है। आया ये जो 300, 500, 1000 में करते हैं, आया क्वालिटी का फ़र्क होता है? किस तरह से उसको वो मैनेज करते हैं? और पेशेंट भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है कि मैं 300 वाला अगर करवाता हूँ तो पता नहीं ये टेस्ट ठीक होगा या नहीं होगा, 500 वाले पे जाता हूँ तो पता नहीं उसकी क्वालिटी कैसी होगी। तो ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है, और अक्सर पेशेंट आके इस पर झगड़ा भी करते हैं कि वो फ़लाँ लैब वाले तो इतने में कर रहे हैं तो आप इतने में क्यों कर रहे हैं? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप हमें? जी, ये बेसिकली तो वैल्यू ऑफ मनी है। देखें, आप किसी को 300 रुपये में देते हैं, शुगर करवाते हैं, तो जो 300 लेने वाला है डेफ़िनेटली वो ये नहीं हो सकता है कि वो बिल्कुल सब स्टैंडर्ड हो। तो ये वैल्यू ऑफ मनी है। जहाँ पे आप ज़्यादा पैसे पे करते हैं तो देयर इज़ समथिंग जिसकी आप चीज़ की पैसे पेमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे अब आप ब्रांड्स को ले लें, किसी जूते के ब्रांड को ले लें, एक आपको बाटा का जूता 200 में मिल जाता है, या अब तो खैर 200 में नहीं मिलता, मैं पुराने वक़्त की बात है, 2000 में फर्स्ट में मिलता है। तो स्केचर का शूज़ आपको 20,000 में, 25,000 में मिलता है, तो वो वैल्यू ऑफ मनी है। ठीक है? आप किसी मोहल्ले में, गली मोहल्ले में किसी डॉक्टर के पास ज़्यादा डिस्पेंसर है, वो आपको मेडिसिन दे देता है, वो तो 100 रुपये में भी दे देता है। ठीक है? वो 100 रुपये लेता है, आपको पर्ची पे मेडिसिन दे देता है कुछ अपने पास से ही। और वही किसी आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो 1000, 1500 या 2000 रुपये लेते हैं। तो वहाँ पे आपको बिल्कुल एग्जैक्टली आपका जो कंसल्टेंट होगा, वो स्पेशलिस्ट होगा, वो आपसे जो पैसे लेता है वो उस स्पेशलिटी के लेता है जो उसने की हुई है। जबकि एक डिस्पेंसर है वो 100 रुपये लेता है। तो यहाँ पे लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्यों डिस्पेंसर तो 100 रुपये में भी हमें मेडिसिन दे देता है, तो डॉक्टर क्यों 2000 रुपये में देता है? तो ये वैल्यू ऑफ मनी है। आप जितना किसी कंसल्टेंट अच्छी लेबॉर्ट्री से या अच्छी जगह से किसी आप चेक करवाते हैं तो डेफिनेटली उसकी प्राइस है, उस आपको कुछ पे करना पड़ता है, और उसका पे बैक भी आपको मिलता है। ये नहीं है कि आपने किसी को 2000 पे किया तो डॉक्टर को तो वो उसका पे बैक नहीं है। उसका पे बैक यही है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बताएगा कि क्या आपको बीमारी है। जबकि हो सकता है जो, बल्कि हो सकता नहीं, कंफर्म यही है कि जो डिस्पेंसर है वो तो आपकी बीमारी को नहीं जांच सकता। तो यही है, वैल्यू ऑफ मनी है, क्वालिटी है, क्वालिटी कंट्रोल्स हैं। जो लोग ज़्यादा पैसे लेते हैं उनका एक प्रॉपर चेन है, उनके पास डॉक्टर्स हैं जो जिनको वो पे करते हैं, वो जो मेयारी तौर पर टेस्टों के ऊपर वो देखते हैं, उनकी क्वालिटी को मैनेज करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल्स को देखते हैं। तो ये एक मनी है, वैल्यू ऑफ मनी है। जो लोग 20, 30, 50 रुपये में करते हैं उनके पास एक मुस्तनद डॉक्टर भी नहीं होते, और फिर सिर्फ टेस्ट कर देना ही काफ़ी नहीं होता। उसकी प्रॉपर एक क्वालिटी कंट्रोल को मैनेज करना, क्या वाकई रिज़ल्ट बात ठीक है, पहले एक कंट्रोल्स को रन करना, लैब के इन्वायरमेंट को रन करना, देखना, उसके स्टैंडर्ड्स को देखना, ये सब चीज़ें एक उसके ऊपर एक कॉस्ट लगती है। इस वजह से ही कुछ लोग जो एक छोटी सी लेबॉर्ट्री बना के 50 रुपये में भी टेस्ट कर देते हैं, जबकि बाकी लोग जिन्होंने मुख्तलिफ़ स्पेशलिटी के मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स रखे हुए होते हैं, तो वो उन चीज़ों को चेक करते हैं, बार बार देखते हैं, क्वालिटी को चेक करते हैं, डेली बेसिस पे हर बैच के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल्स को देखा जाता है। तो वहाँ पे एक कुछ कॉस्ट आती है, जिस वजह से वो ज़्यादा पैसे वो लेते हैं। और ज़ाहिर है फिर वो कोरिलेशन भी होती है कि मुख्तलिफ टेस्ट अगर आप करवाते हैं तो उसको वो कोरिलेट करके भी आपको देते हैं, और एक असेसमेंट बनाते हैं, और एक डायग्नोज आपकी निकलती है कि हाँ आपने जो टेस्ट करवाए हैं, आपको जो प्रॉब्लम है, डॉक्टर के सामने भी जब वो रिपोर्ट जाती है तो जैसा कि आपने कहा आपके पास कंसल्टेंट होते हैं, आपके पास एक क्वालिफाइड स्टाफ होता है, उसके अलावा इक्विपमेंट का भी फ़र्क होता है कि आपके पास जो है क्वालिटी कंट्रोल्स आप जो है उसका भी ख्याल रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी बिना पर ये जो वेरिएशन आती है वो होती है। मेरा ख़्याल है हमारे हाज़रीन को थोड़ा सा इसके बारे में गाइडलाइन मिल गई होगी। अच्छा, आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आफ्टर 30, वैसे तो मैं कहती हूँ कि सेहत के हवाले से आप हर वक्त अपने लिए कॉन्शियस रहे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं,
क्योंकि हम थोड़ा सा अपने जो हमारी नेचर है उससे हट गए हैं। जब नेचर से कोई भी चीज़ हटती है तो फिर प्रॉब्लम तो आते हैं। पहली बात तो एक अपना लाइफस्टाइल को बेहतर करें ताकि हम नेचर के करीब रहें। दूसरा ये है कि आफ्टर 30 आपके ख़्याल में, चूँकि आप एक लैब रन करते हैं, इससे हट कर के डॉक्टर एडवाइस करता है। आप क्या कोई ऐसे टेस्ट अवेलेबल हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं जाके देखूँ मेरी इस वक्त सेहत कैसी है, तो उस हवाले से कोई टेस्ट अवेलेबल हैं कि मैं जाके अपना डिटेल चेकअप करवा लूँ? जी, जी, बिल्कुल डिटेल मेडिकल चेकअप का मैंने आपको पहले बताया कि जो लोग बगैर एडवाइस के वो करना चाहते हैं, वो जिनको कोई सेहतमंद है, रूटीन में सेहतमंद दिखते भी हैं, सेहतमंद हैं भी उनको, लेकिन वो उन्हें चाहिए कि वो लाज़मी 6 मंथली या एनुअली अपने हेपेटाइटिस के टेस्ट ज़रूर ब ज़रूर करवाएँ। जी। हेपेटाइटिस के अलावा अपने बाकी जो हार्ट के लिपिड्स प्रोफ़ाइल हैं वो, ताकि आपकी लाइफ़स्टाइल में जैसे आजकल ऑयल के इश्यूज़ हैं, तो ऑयल में जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, तो कोलेस्ट्रॉल के अपने लिपिड प्रोफ़ाइल करवाएँ। जी, जी। अपने किडनीज़ के टेस्ट को जो है ना वो लाज़मी 6 मंथली या एनुअली जो है वो करवाते रहें आफ्टर 30 जो है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये टेस्ट मेडिकल चेकअप जो है कंप्लीट जो है वो अपनी बॉडी मुकम्मल जिस्मानी टेस्ट है वो लाज़मी करवाएँ। हर 6 महीने बाद अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो लाज़मी करवाएँ। बहुत शुक्रिया। उसके अलावा आप एक प्राइवेट कंपनी भी रन करते हैं और उसका भी रिलेशन इसी हवाले से, मेडिकल के हवाले से है। तो अब हम आते हैं उस तरफ कि आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की? क्या आपका इस फील्ड में आना बाय चांस था या आप प्लान करके आए थे, आपका ख्वाब था? और कितनी मुश्किलात आपको फेस करना पड़ी इस लेवल तक पहुँचने के लिए? 1999 में एक फर्म थी, उसने जॉब स्टार्ट की। तो 1999 के बाद फिर साथ-साथ मैं पढ़ता भी रहा। मैंने 2003 में फिर जो है वो एमबीए किया। तो एमबीए करने के बाद मेरा था कि मैं मार्केटिंग में आऊँ। तो हुँ, मार्केटिंग में फिर ये क्योंकि फील्ड शुरू में स्टार्ट में इसी में थे, हुँ, तो मार्केटिंग की जॉब मैंने स्टार्ट की। आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। आहिस्ता-आहिस्ता चलते रहे कछुए की चाल से। हुँ, हुँ। तो सब्र किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि उसने उसका बहुत बहुत अजर दिया। जितना हम उसका शुक्र अदा करें उतने कम है। अच्छा, जाते-जाते आप हमारी यूथ को अ, क्या मैसेज देंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में जो भी, पहली बात तो है कि पॉज़िटिव रहें, बड़े ख्वाब देखें और उन ख्वाबों की तामीर के लिए आप सीधा रास्ता अपनाएँ। और आपने भी स्ट्रगल की, एक मकाम पर पहुँचे, तो आप हमारी यूथ को क्या मैसेज देंगे कि वो किस तरह से अपने ख्वाबों की तामीर के लिए आगे बढ़ें और इस सफ़र को तय करें? देखिए, मैं यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि सब्र से काम लें और आहिस्ता-आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप जो है वो अल्लाह ताला हर जैसे-जैसे आप आगे की तरफ जाते हैं तो रास्ते आपके लिए खुलते जाते हैं। आप अल्लाह ताला पे भरोसा रखें और सब्र से काम लें। बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल साहब आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, और यकीनन आपसे जो गुफ्तगू रही हमारी हाजरीन के लिए कहीं ना कहीं वो उनके लिए मददगार साबित होगी। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।